हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर ड्यूरिंग हमारी टॉक के दौरान में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो हैंड रेज कर लीजिएगा ताकि हम लोग आपको उन सवालों के जवाब भी दे सकें। आई एम उस्मा शेख। आप पहले ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। हम पहचान ऑर्गेनाइजेशन से हैं। पहचान ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बच्चों के राइट्स के ऊपर काम करती है, बच्चों की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करती है और बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो मेंटली और फिजिकली एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जो है उनका राइट है और उनकी जो लाइफ है उसको इंजॉय कर सकें। हम लोग बेसिकली इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ जो बच्चों की होती है, जहनी सेहत, उसके ऊपर हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, फैमिलीज को, और जो लोग भी एडल्ट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जिनको भी साइकोलॉजिकली हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई नफसियाती मसाइल होते हैं, उसके अंदर हमारी टीम जो है, जो पहचान की साइकोलॉजिस्ट टीम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटल हेल्थ जो है प्रोवाइड कर रही है। मेंटल हेल्थ फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बच्चों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, बड़ों के मसाइल होते हैं, फैमिलीज के मसाइल होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं होती कि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू है। जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं हमें बहुत बड़े नफसियाती मसाइल हों, हमें छोटे छोटे मसाइल आ सकते हैं, हमें फैसला साजी करने में कमी हो सकती है, हमें खुद इत्मादी की कमी हो सकती है, सबक याद नहीं होता, तवज्जो देना मुश्किल होती है, बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होता है, घर में मैनेज करना मुश्किल है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसके अंदर लोग अगर गाइडेंस और हेल्प लें। एक्सक्यूज मी मैम, स्लाइड ऑन। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी जो हेल्प है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू जो ले सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डील किया जा सकता है। इससे पहले कि वो बड़े मसाइल में चेंज हों, हम उनको अर्ली स्टेज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले। काइंडली होस्ट अगर मेरे से शेयर स्क्रीन कर दें, अलाउ कर दें, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। Do you have the right now? बस मुझे समझ नहीं आई। It's okay. Ask them. And have you shared the link? This one, okay. ठीक है, चल रही होगी। Yes, you start. राइट। अच्छा, पहचान का जैसे मैंने आपको बता दिया है, अगर हम लोग कोविड-19 से, आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम में बच्चों को काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें कि कोविड-19 के मसाइल क्या थे, हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो चला सकते हैं वीडियो क्लिप? अच्छा, एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, उसको देखेंगे। Have you opened it? हाँ, Let me share the screen right first. यूट्यूब पे ऑन किया हुआ है। ठीक है। ओके, पहचान? नहीं सबका था, ठहरो। This one. Just a second.
Okay, we can talk now. ओके आपने इस वीडियो में देखा है कि कैसे कोरोना वायरस जो है वो लोगों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, उनकी फिजिकल हेल्थ को जो है इफेक्ट कर रहा है, लोग उससे बीमार हो रहे हैं। तो आप लोगों ने ये भी देखा है कि हम कोरोना वायरस से कितना ज्यादा बच सकते हैं, अपने आप को महफूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस दिखाया है कि वो वायरस मास्क कैसे प्रोटेक्ट कर रहा था। मास्क जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा था कोरोना वायरस से। तो अगर हम लोग सारे अपने आप को मास्क लगाएं, अपनी केयर करें, तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आपने ये वीडियो में देखा है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी महफूज कर सकते हैं। अपनी केयर करेंगे तो दूसरे महफूज रहेंगे। जैसे कि हम लोग एहतियात कर सकते हैं कोरोना वायरस के अंदर। हम सबको पता है कि हम साबुन से 20 सेकंड तक हाथ को धो सकते हैं, 6 फीट का फासला रखें और खांसते और छींकते हुए अपने मुंह को हम कोनी से ढांपें, ताकि हमारे जो मुंह से कोई चीज फ्लूइड निकलता है या कोई लिक्विड हो, छींटे हो, वो किसी और के ऊपर जाके ना गिरे, ताकि कोई और उससे इफेक्टेड ना हो। तो हम ना सिर्फ इन चीजों से खुद अपनी हिफाजत करते हैं बल्कि दूसरों की भी हिफाजत कर रहे होते हैं, ताकि वो कोरोना वायरस से महफूज रहे। जो मैंने वीडियो आपको पहले दिखाई उसमें देखा होगा यूनिसेफ का टाइटल। तो पहचान ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यूनिसेफ के साथ बच्चों की, खास तौर पर बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करे, ताकि बच्चों को जो नफ्सियाती मसाइल है वो कम से कम हो ड्यूरिंग कोविड। अब आप मुझे ये बताएं कि बच्चों को जब कोविड-19 आया तो बच्चों को क्या ऐसे मसाइल थे जिनका सामना करना पड़ा। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप बताएं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल थे जिसमें बच्चों को नफ्सियाती मसाइल फेस करने पड़े जो कि कोविड-19 के दौरान थे। चलिए मिसाल के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो घर पर बच्चों को शोर शराबा बहुत करते थे, फिर डांट बहुत पड़ती थी। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता था कि हम अपने आप को अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। तो कई मसाइल थे जो बच्चों को फेस करने पड़ते थे। तो आपके ख्याल में और क्या मसाइल थे जो बच्चे फेस करते थे? राइट अच्छा, चलिए हम ऐसा करते हैं, हम आगे चलते हैं कि बच्चे ऑब्वियसली शरारती होते हैं और बच्चों का दिल होता है कि हम सारा दिन खेल कूद में लगे रहें। तो उस खेल कूद के अंदर बच्चे क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा नुकसान भी करते थे। बच्चे चीजों का भी नुकसान करते हैं और अपना ख्याल भी नहीं रखते और कई दफा खुद भी गिर जाते हैं किसी चीज से या कोई ऐसा खतरनाक काम भी करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता। मोस्टली जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल नहीं पता होता और उनको अपनी सेल्फ मैनेजमेंट का भी नहीं पता होता कि हमने एहतियात कैसे करना है। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा हर वक्त अगर खेलने का टाइम मिल जाए सारा दिन और स्कूल में ना जा रहे हो तो फिर वो सारा दिन खेलते रहते हैं और सारा दिन अपना टाइम सिर्फ खेल में गुजारते हैं। इसके अलावा बच्चे जो स्कूल में जाना शुरू हुए तो बच्चे स्कूलों में भी कुछ ऐसे कर रहे होते हैं ना, बहुत तोड़फोड़ करते हैं, बहुत नुकसान कर रहे होते हैं, ऊपर टेबल पे चढ़ते हैं, शोर करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और पेपर फाड़ते हैं। दूसरों के भी समटाइम वो पेपर फाड़ते हैं और दूसरों को भी तंग कर रहे होते हैं जो खामोश बैठे होते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कई दफा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि उन्हें सबक ही नहीं याद हो रहा होता, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उनका वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो पढ़ें लेकिन उनसे पढ़ा नहीं जा रहा होता, उन पे कई दफा ऐसा होता है बच्चे उदास महसूस करते हैं और अलग थलग दूसरों से रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों की आदत होती है कि छोटे बच्चों को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो उदास महसूस करते हैं या दुख महसूस करते हैं या उनको तकलीफ होती है और उन्हें चोट लगती है और उनको दर्द होता है। लेकिन कई दफा वो कह नहीं पाते, इसलिए वो कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते अल्फाज में। तो फिर वो ऐसे बच्चे या तो उदास रहना शुरू कर देते हैं या बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं। ओ अच्छा, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो एक दूसरे के साथ इतनी फाइटिंग करते हैं और वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं और उनको जरा सा कोई कुछ कह दे और वो फाइटिंग करने लग जाते हैं, मारपीट कर दें, झगड़ा शुरू कर देते हैं
और किसी की बात को सुने बगैर समझे बगैर ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, राइट। तो हम जब जब बच्चों के ऐसे मसाइल होते हैं कि उनको गुस्सा आता है और समझ नहीं आती क्या करें, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हर वक्त खेलते रहते हैं और अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सबक पे फोकस नहीं होता, अपना स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाते, याद नहीं हो रहा होता, या कोई बड़े मार्के में अपने आप को इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बता नहीं पाते कि उनको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों को कैसे अपना ऐसे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, ऐसे बच्चों को ज़हनी परेशानी होती है और टेंशन और दबाव महसूस होता है। तो फिर ऐसे बच्चे अपने आप को कैसे खुद मैनेज कर सकते हैं? ऐसे बच्चे अपने आप अपना आप खुद भी बता सकते हैं अगर आपके दिल में कोई आइडिया है कि कैसे हम अपना स्ट्रेस जो है रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। जी रिजवान, यहाँ पे एक हैंड रेज हुआ था। मोइजा मोइजा रिजवान, क्या मसला, राइट। अच्छा, जो हैंड रेज हुआ है उनका मैं क्वेश्चन सुन लूंगी बाद में, अभी मुझे शो नहीं हो रहा प्रॉपरली, थोड़ा सा मसला आ रहा है। मैं मतलब हम जो बच्चे छोटे होते हैं, जो उनको नफ्सियाती मसाइल आ रहे होते हैं, उन्हें समझ तो नहीं होती कि ये हमारा नफ्सियाती मसला है या ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसका सोल्यूशन भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं बिहेव करने लग जाते हैं, या वो रोना शुरू कर देते हैं, या वो दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं, या वो जिद करने लग जाते हैं, या एंगर शो करते हैं। तो इसलिए हमें समझ नहीं आती कि हमने अपने प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है, या हमने अपने मसले को दूसरे से कैसे शेयर करना है, कैसे अल्फाज देने हैं इस प्रॉब्लम को। और एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि हमें लगता है कि शायद दूसरे समझ जाएंगे ऐसे, लेकिन दूसरे भी उस तरह से, पेरेंट्स जो होते हैं शायद वो भी उस तरह से समझ नहीं पा रहे होते कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस क्यों आ रही हैं, राइट। तो हम अपने स्ट्रेस को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी स्ट्रेस हो रहा होता है या प्रॉब्लम हो रहा होता है, या बड़े होते हैं, बड़े भी इवन ये स्ट्रैटेजीज बच्चों वाली यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बड़े भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बड़े बैठे हों या बच्चे हों खासतौर पर, उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्ले टुगेदर, ठीक है। इकट्ठे खेलने से बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो पॉजिटिवली एक्सप्रेस हो जाते हैं। जब बच्चे इकट्ठे खेलते हैं उनकी एनर्जी उसके अंदर यूटिलाइज होती है, उन्हें अच्छा महसूस होता है और वो एनर्जेटिक फील करते हैं और पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे से आती हैं, और इस तरह से उनके इमोशंस भी एक्सप्रेस होते हैं पॉजिटिवली। जब बच्चे शेयर करते हैं, देखें कुछ बच्चे ऐसे भी आपने देखे होंगे ना जो शेयर करना पसंद नहीं करते टॉयज किसी के साथ। वो कहते हैं बस मैं अकेला ही खेलूं और मैं किसी का टॉय ले लूं, लेकिन जब मैं चाहूं तो ले लूं, लेकिन जब मेरा कोई टॉय मुझसे मांगे तो मैं ना दूं, या मैं किसी के साथ मिलके ना खेलूं। तो उससे हमारा जो गुस्सा, एंगर और दूसरों के लिए मोहब्बत जो है, लव, केयरिंग और शेयरिंग नहीं बढ़ती। तो इस वजह से अगर हम मिलके खेलते हैं, अपने टॉयज को शेयर करते हैं, अपने साथ दूसरों को भी मिलाते हैं, तो उससे भी हमें अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, और हमारे अंदर से काफी हद तक स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि हम दूसरों से खेल के हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एनर्जी मिलती है, और हमें कोई अप्रिशिएट करे तो हमें अच्छा लगता है। और इस तरह से मिलके जब हम खेलते हैं एक दूसरे के साथ तो हमें खुशी भी ज्यादा होती है। जब हमें खुशी होती है तो खुशी एक पॉजिटिव इमोशन है। जब हम खुश होते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे अंदर गुस्से वाला नेगेटिव इमोशन या किसी को नापसंद करने वाला नेगेटिव इमोशन होता है तो वो कम हो जाता है जब हम खुश होते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑब्वियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास बबल्स होते हैं, हम ब्लो करते हैं, हम बैलून ब्लो कर सकते हैं, हम लोग गहरा सांस ले सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज करने से, ब्लो करने से बबल्स को, या कोई इस तरह की एक्टिविटी जिसमें हम बैलून्स यूज कर रहे हैं, या कोई एक्टिविटी जिसके साथ हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं फ्रेश एयर के अंदर, तो हमें अच्छा फील होता है और हम मेंटली तौर पर उससे भी रिलैक्स फील करते हैं।
प्ले डो हम सबके पास होती है, सब बच्चों के पास घरों में होती है। अगर प्ले डो नहीं होती तो क्ले होती है जिससे बच्चे खेलते हैं। तो क्ले को यूज करके हम कोई चीज बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई शेप्स बना सकते हैं और कोई चीज बनाते हैं। तो जो प्ले डो है, जब हम प्ले डो हाथों के अंदर उसको मिक्स करते हैं या उसको मोल्ड करते हैं और उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो रहा होता है। और जो बच्चे होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीज होता है और उनकी अटेंशन बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस करने से अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है। जैसे फोकस करके जब हम कोई चीज बनाते हैं और कुछ अरसा के लिए अपनी तवज्जो को एक चीज के ऊपर मेंटेन करते हैं, तो बाकी चीजों की तरफ हमारा ध्यान जो है वो हट जाता है। अच्छा, गार्डनिंग करने से कुछ बच्चों के घरों में पौधे होते हैं, ठीक है, और ये अच्छी जरूरी बात नहीं है कि वो बड़े ही उनको लुक आफ्टर करें। हमारी भी ड्यूटियां लग सकती हैं, हमारी भी ड्यूटी लग सकती है, या हम खुद से इनिशिएट कर सकते हैं कि उनको साफ करें, उनको पानी दें और उनके अपनी या पेरेंट्स के साथ या घर में बड़ी बहन या बाजी या कोई भाई के साथ हम हेल्प कर सकते हैं। मतलब दूसरों की भी हेल्प कर सकते गार्डनिंग करने में, और उस तरह से जो पौधों के इर्द गिर्द रहना और उनकी देखभाल करने से भी हमें मेंटली पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है और हमारा बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज होता है। जैसे कोविड-19 है तो बहुत सारे लोग बाहर नहीं जाते और ना ही जाना चाहिए, इनफैक्ट बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबल हो और हालात बेहतर हो और हम फासले पर रहें और अपनी मास्क लगाए हों, तो हम कभी वॉक के लिए बाहर भी जा सकते हैं, और अगर घर में कोई छोटी मोटी जगह हो जहां पे वॉक कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हम अपने घर वालों के साथ बैठकर उनके साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यानी कई दफा बच्चे सिर्फ टीवी देख रहे होते हैं, सारा सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। कई बच्चे सारा सारा दिन मोबाइल पे खेलते रहते हैं गेम्स। कई बच्चे कंप्यूटर्स हैं उनके पास, सारा सारा दिन कंप्यूटर पे खेलते हैं। इस तरह से बाद में जब हम उठते हैं तो हमें जहनी तौर पर या तो चक्कर आ रहे होते हैं या हम बीमार महसूस करते हैं, हमारे चेहरे की भी सारी रौनक खत्म हो जाती है। लेकिन हमें आगे चल के मैं बताऊंगी कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली के साथ कभी आउटडोर जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ खाना अच्छे तरीके से बैठ के डिसेंट तरीके से खाएं। और अपनी जो जैसे मदर्स ने, मैंने बच्चों को देखा है जब मदर्स कहती हैं खाना खाओ तो वो उठती नहीं है, आती नहीं है, लेकिन उन्हें कहना मानना चाहिए और उनको आके अपनी फैमिली के साथ उस टाइम पर बैठकर खाना खाना चाहिए, राइट। उससे बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं और उससे पेरेंट्स भी बहुत अच्छा फील करते हैं कि बच्चे हमारा कहना माने, हमारे साथ बैठे, और उससे पेरेंट्स का भी स्ट्रेस रिलीज होता है और बच्चों का भी स्ट्रेस रिलीज होता है, क्योंकि वो एक हैप्पी फैमिली टाइम होता है, राइट। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घरों में पेट्स होते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं, कोई भी डॉग हो सकता है, कैट हो सकती, कोई पैरट हो सकता है, कोई परिंदा हो सकता है, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि हम लोग पेट्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं। हम पेट्स का खाना दे सकते हैं, उसको उसका ध्यान रख सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। और कुछ लोगों के घर में मैंने देखा है कि फिश होती हैं, फिशेस होती हैं, उनको भी देख सकते हैं, उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर बाबा घर पे हैं, फादर है, उनके साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं कि अपने पेट्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आप को बिजी करने, ये ना सोचे हम बच्चे हैं हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारा टाइम जाया हो रहा है और हम सारा दिन घर में बोर हो रहे हैं और हम स्ट्रेस हो रहे हैं, हमें बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। तो ये चीजें हम करने से अपने आप को बिजी करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन कोरोना वायरस के दिनों में मैंने देखा कि बच्चों की शिकायतें बहुत मिली कि मोबाइल पे गेम्स बहुत खेलते हैं, कंप्यूटर्स पे गेम बहुत खेलते हैं। लेकिन किसी ने, पेरेंट्स ने मुझे ये आके नहीं कहा कि हमारे बच्चे तो बुक रीडिंग बहुत कर रहे हैं। अच्छा, बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं स्कूल की किताबें, बुक रीडिंग का मतलब है कि डिफरेंट बुक्स, जो अच्छी किताबें बच्चों के लिए बनी होती हैं, किताबें हर जगह मौजूद है और ऐसी किताबें भी बच्चों को पढ़नी चाहिए जहां से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हों। तो वो भी हम पढ़ के थोड़ा टाइम अपना बुक रीडिंग की हैबिट को खत्म नहीं करना। बुक रीडिंग की हैबिट, बेशक कंप्यूटर हमारे पास आ गए, गेम्स आ गए, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बुक रीडिंग की हैबिट कभी खत्म ना करें और हम हमेशा बुक रीडिंग जो है, अच्छी अच्छी बुक रीडिंग करें। इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं, वोकैबुलरी बढ़ती है और इसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस जो है रिलीज होता है, क्योंकि हमारी अटेंशन प्योरली
हमारे उसके ऊपर होती है, स्टोरीज के ऊपर या बुक के ऊपर। अपने स्ट्रेस को रिलीज करने की एक बहुत बड़ी जो टिप है जो मैं आज आपको दे रही हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लें तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस होना अच्छी बात है, जैसे हमने कोई टास्क पूरा करना है, हमें कोई होमवर्क मिला है, टीचर ने होमवर्क दिया है और हमने उसको कंप्लीट करना है, तो हम कहते हैं कि हमें टेंशन है, स्ट्रेस है, हम जल्दी इसको होमवर्क कर लें, ये अच्छा स्ट्रेस है। लेकिन अगर हमें उस टास्क कंप्लीट नहीं हुए और हमें बड़ी अब परेशानी हो रही है और हमें उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है या कोई और हमें प्रॉब्लम हो रही है बिहेवियरल, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पॉजिटिव स्ट्रेस था वो नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ चला गया और हमने अपने मैनेज नहीं किया अपने टास्क को और अब हम स्ट्रेस हो गए। तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चंक ये है कि हम अपने टाइम को मैनेज करें। बच्चे अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, सारा दिन की लिस्ट बना सकते हैं पूरे वीक की, कि इस वीक के अंदर मैंने ये बुक पढ़नी है, इस वीक के अंदर मैंने ये टास्क पूरे करने हैं। तो हम जब अपने टास्क पूरे करते हैं, टास्क लिस्ट बनाते हैं, उसको टिक मार्क करते जाते हैं कि ये वाला काम हमने कर लिया या ये काम हमने करने हैं, उसको प्रायोरिटाइज करके लिख सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी में है, ये लेस प्रायोरिटी में है, ये उससे लेस है। तो उनमें जो पहले करने वाले काम है ऊपर लिख लें, जो बाद में करने वाले काम है बाद में लिख लें। टाइम मैनेजमेंट से बहुत फायदा बड़ा ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा चीजों में स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो बम्बारमेंट हो जाती है, और जब बम्बारमेंट हो जाती है तो हम बिहेवियरली मैनिफेस्ट करते हैं, हम बिहेवियरली रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या मसले हैं। जब हमें पता चलता है, फिर हमें पता चलता है अच्छा तो इतने अरसे से पढ़ा नहीं था, अब एग्जाम सर पे आ गए हैं, तो अब मैं कैसे मैनेज करूं, इतने अरसे से मैंने ये नहीं किया था, वो वाला टास्क मिला था, ये वाला टास्क मिला था। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब हमने पहले से टाइम मैनेज नहीं किया होता तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, राइट। यस, मोइजा रिजवान है, उन्होंने हैंड रेस किया है, तो अगर वो हमने उनको अनम्यूट किया, अगर वो बोलना चाहें तो बोल सकती हूँ। मैम हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? ओके, सबसे अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला जो रूल है वो है आपने अपने टाइम वेस्टर आइडेंटिफाई करने, ठीक है। सबसे पहले टाइम वेस्टर्स आइडेंटिफाई करने और उनकी एक लिस्ट बनानी है कि वो कौन कौन से ऐसे काम है जिसके अंदर मैं टाइम वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। जब हम अपने टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे अपने अपने टास्क जो हमें करने थे उनकी लिस्ट आपने बनानी है पेपर पे, ठीक है। जब आप अपनी उस पे लिस्ट बनाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर मैं 3 घंटे मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप 4 घंटे टीवी देख रहे थे या 1-2 घंटे टीवी देख रहे थे, आपने देखना है कि कितना कितना टाइम मेरा टाइम वेस्टर में जा रहा है, कौन कौन सी ऐसा एक्टिविटी है जिसके अंदर मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और कितना टाइम जो मेरा वेस्टर में जा रहा है, और मतलब लाइक वो वाला टाइम आपका उस वाले टाइम का पार्ट ले रहा है जो आपने काम करना था। तो फिर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, आप अपने टास्क की लिस्ट बनाएंगे जिसके ऊपर आप सबसे पहले हेडिंग देंगे अर्जेंट काम जो आपके हैं उनको, उसके बाद मोस्ट अर्जेंट काम, यानी सबसे पहले मोस्ट अर्जेंट काम आ जाएंगे, मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाएगा अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मैंने टीवी देखना है, ठीक है, अर्जेंटली देखना मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचते हो कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि मैं अपने होमवर्क का टाइम वेस्ट कर दूं, ठीक है, तो फिर आप उसको स्किप कर देते हो। उसके बाद आपने ऐसे टास्क की भी लिस्ट बनानी है कि ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, ठीक है। तो ऐसे काम, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें हम इतना टाइम जाया करते हैं, ना तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं ना अर्जेंट होते हैं, ठीक है। तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारा बहुत प्रेशियस टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि ये हमारा टाइम वेस्टर है, हमें नहीं पता कि हम 2-3 घंटे सिर्फ बातों में गुजार देते हैं, तो हमें नहीं पता कि यू हैव टू कैलकुलेट योर टाइम, और समटाइम आई से टाइम इज मनी, टाइम को ऐसे यूज करना चाहिए जैसे मनी है,
ठीक है। जैसे मनी हम बहुत केयर से यूज करते हैं तो हम टाइम को भी केयर से यूज करें। जैसे मनी हम वेस्ट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं सेव करें, तो इस तरह टाइम को जो हम वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले वेस्टर की लिस्ट बनानी है, फिर आपने अपनी इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट बनानी है, उनको प्रायोरिटाइज करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे ऊपर लिखना है, ठीक है। और उसका फिर टाइम टेबल आप ऐसे बना सकते हो कि मंडे को मेरे कौन से टाइम हैं, ट्यूसडे को मेरे कौन से टास्क हैं, वो फिर आपकी क्रिएटिविटी, अपना एक चार्ट पेपर लेके बनाओ, अपनी डायरी में बना लो, स्टिकी नोट पे लगा लो, अपनी किसी कबर्ड के स्टिकी नोट चिपका लो, जो आपको सामने नजर आए, जो पता हो कि अच्छा मंडे को मेरा ये काम है, मैंने मस्ट करना है। और फिर ट्यूसडे, और मोस्टली हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, कौन सा किसी ने पूछा है तो मैं मंडे का काम छोड़ देती हूँ ट्यूसडे को। तो इस तरह छोड़ते छोड़ते हम कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि यानी कि हम कहते हैं अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर वो कभी भी नहीं काम होता हमसे। और फिर उसका ये भी तो नुकसान होता है कि जितना अच्छा तैयारी के साथ काम हो सकता था, हो सकता है कि फिर वो इतना अच्छा ना हो जितना हम तैयारी करके कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन है और आपने पार्टिसिपेट करना है, और आप उसके लिए आप सोचते हो कि मैंने कलर्स, पेंसिल कलर लेके जाने हैं, मैंने मार्कर कलर्स लेके जाने हैं, मैंने क्रेयॉन्स लेके जाने हैं। आप एक बॉक्स बनाते हो, उसके अंदर अपनी चीजें रखते हो, पेंसिल, रबर, शार्पनर, हर चीज इकट्ठी रख देते हो। लेकिन अगर आप कहोगे अच्छा परसों देखूंगी, तरसों देखूंगी, कल देखूंगी, लेकिन जब आप निकलने लगे अगर आपको याद आए कि क्रेयॉन्स तो थे ही नहीं, आपको याद आए पेंट्स तो थे ही नहीं, तो मुझे अब सिर्फ कलर पेंसिल्स लेके जाने पड़ेंगे, तो आप लिमिटेड हो गए। यानी आप बहुत ज्यादा टैलेंट शो कर सकते थे लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं की, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह से आप अगर कल पे काम ना डालें, कोशिश करें जो टास्क अपने टीचर खुद ही बन जाएं, यानी अपने आप को खुद इवेल्युएट करें, अपना एनालिसिस करें कि मैंने ये काम किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करना है। तो जब ये सोच लोगे कि अपने लिए करना है तो फिर आपने अपने टास्क जो है वो पूरे करने हैं। अब इस टास्क में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके पास डेज होते हैं। एक डे आप इंजॉयमेंट का रख लें कि संडे को मैंने कुछ नहीं करना, संडे को मामा के साथ हेल्प थोड़ी करा लेंगे, घर में देख लेंगे ये चीजें। जरूरी नहीं बच्चे सिर्फ स्टडी करें, बच्चे अपनी गेम का टाइम टेबल बना सकते हैं, स्टडी का टाइम टेबल बना सकते हैं, होमवर्क का टाइम टेबल, टीवी देखने का टाइम टेबल। जैसे अगर आप 3 घंटे देख रहे हो तो इट्स नॉट हेल्दी, अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा एक प्रोग्राम देख रहे हो दिन में तो इट्स हेल्दी। अगर आप गेम खेल रहे हो और अगर आप सारा दिन ही खेलते रहो तो इट्स नॉट हेल्दी। लेकिन अगर आपने थोड़े टाइम के लिए गेम को खेला है और उसके बाद आपने अपने बाकी काम किए तो इट्स हेल्दी। तो ये इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा इस पिक्चर को मैंने इसलिए यूज किया है, एक तो ये ग्रुप में है, लेकिन अकेले फर्ज करें आपके घर में अगर सिबलिंग्स नहीं है तो इट डजंट मैटर, आप अकेले बैठ के अच्छा पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप ग्रुप स्टडीज करते हैं, आपके कजन आते हैं, नहीं भी आते तो आपके बहन भाई होते हैं, आप बैठ के पढ़ें जरूर। और अगर कोई बहन भाई नहीं बैठ रहा तो डोंट बॉदर अबाउट दैम। आपने अपना जो टाइम टेबल बनाया है, जो आपको सूटेबल टाइम लगता है, आप उसमें स्टडी करें। जो आपको लगता है इस ये टाइम टेबल मेरे लिए बेस्ट है स्टडी का, और ये जगह मेरे लिए बेस्ट है स्टडी की, मैं यहाँ पे बैठ के अच्छा याद करता हूँ, कोशिश करें सामने बैठे। और कोशिश ऐसी भी करें कि कोई आपको उस वक्त कोई किसी और चीज पे फोकस ना करें, जो टाइम स्टडी का सिर्फ स्टडी पे फोकस करें। देन इस प्लानर अपने बना सकते, कुछ बच्चों के प्लानर होते हैं वो अपने टास्क लिख लेते हैं। इस तरह की डिफरेंट कलरफुल एक्टिविटी भी है और आप इंजॉय भी करेंगे और आपका टाइम भी मैनेज होगा। और सबसे अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दें। मिसाल के तौर पर टीचर स्टार देती है तो अच्छा लगता है, टीचर कहती है गुड है, ये स्टार है, एक्सीलेंट है, ये अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को भी देना। अगर अपने एक वीक का टाइम टेबल सही फॉलो किया है, खुद फॉलो किया है, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट की है, तो आप अपने आप को भी स्टार दे सकते हैं, आप अपने आप को भी गुड कह सकते हैं, एक्सीलेंट कह सकते हैं। अपनी खुशी के लिए कोई आपको जो चीज अच्छी लगती है करनी वो कर सकते हैं। जैसे आपको अगर उस टाइम पे 1 घंटा ज्यादा खेल सकते हैं, 1 घंटा अपने कोई फ्रेंड से बात कर सकते हैं, यानी अपने आप को आप गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट रिवॉर्ड दे सकते हैं कि मैंने अच्छा अपने आप को मैनेज किया और अपना टाइम टेबल अच्छा मैनेज किया। जी, अब मुझे बताएं अब तक के लिए कोई सवाल। राइट, हमारी एनीवन जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अगर फीडबैक भी दे सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कोई चीज बताना चाहते हैं बता सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं,
कुछ अच्छा लगा है वो बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और एनीवन? यस, एक्चुअली मैम, मिस फिश भी पेट होती है? सॉरी, फिश भी पेट होती है? एक्चुअली पेट है ना, कोई फिश भी तो रख सकते हैं ना अपने घर में, तो पेट ही हो गया ना। तो पालतू कोई भी चीज हो जो हमने पाली हो, अपने घर में रखी हो, तो पेट हो सकती है। अच्छा, सादिया, और कौन सा क्वेश्चन है? उसने पूछ लिया था, हो गया था। मोइजा, आपका भी कोई सवाल है? नो मैम। ओके, वो यही था पेट वाला। जी सादिया, ओके, सादिया आपका कोई क्वेश्चन? How can we make the children obey ourselves? At times they don't want to obey or listen to us. They have their tantrums or moods. So what can Okay. we do in that case? अच्छा, हम ही बच्चों को क्यों चाहते हैं कि हमारी ये डिमांड क्यों है कि बच्चे हमें ओबे करें? Because we know what is of their benefit, what is better for them. राइट। अच्छा, एक चीज है कि फैमिली के अंदर रूल्स सेट करने पड़ते हैं, फैमिलीज के अंदर रूल्स सेट करने पड़ते हैं, और समटाइम हमें अंदाजा नहीं होता कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम डोमिनेटिव हो जाते हैं, और उसके अंदर हम लोग, हमें यूं लगता है क्योंकि हम वो चीज नहीं करना चाहते कि हमारा बच्चा करे, क्योंकि हमारे बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए बेहतर क्या है, ठीक है, तो हम उसे लॉजिकली डिफाइन करेंगे। हम उसको आजकल बच्चों को थोड़ा लॉजिकली डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो अगर उसके अंदर मतलब हमें सम टाइम हम लोग एक थोड़ी सी हमारी क्या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है, कल्चरल प्रैक्टिस है, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कि हम बच्चों से कभी उनकी चॉइस नहीं पूछते, हम अपनी चॉइस उनका इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि ये उनके लिए बेनिफिशियल तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स हम नेगेटिव वे से कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने हमें ओबे करना है, ठीक है। अब उसके अंदर हम उनको या तो उनको इस तरह पॉजिटिवली डिसिप्लिन करें कि वो खुद अंडरस्टैंड करें, या फिर उनको उनके गुड एंड बैड्स बताएं, और इस तरह से बताएं। सम टाइम पेरेंट्स की वजह से पेरेंट्स के साथ बच्चे अनोय हो रहे होते हैं, तो कोई और पर्सन जो है, जो अच्छा फैमिली में जिसकी वो बात सुनना पसंद करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि आप इनसे बात करें, कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें, गुड एंड बैड्स बताए जाएं, लॉजिकल बात की जाए, तो शायद उससे बच्चा जो है वो बेटर अंडरस्टैंड करे कि ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए खुद, वो ये ना कि मतलब अगर हम बच्चे को कहें ना कि आपके लिए बेहतर नहीं है, तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। लेकिन अगर हम बच्चा खुद आइडेंटिफाई करे, डिस्कवर करे कि हाँ ये चीज नहीं है बेटर, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि हम लोग अथॉरिटी में थोड़ा टीच करते हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे गुड एंड बैड्स हैं, कुछ चीजें ओबे में इस तरह होनी चाहिए कि बच्चों के साथ इस तरह भी रूल डिफाइन हो सकते हैं कि कुछ हम आपकी बातें जो हैं, ये बातें हम आपकी मानते हैं, ये हम मानेंगे, लेकिन ये बात हम नहीं मान सकते, ये हमारा रूल है। जैसे आपकी बात हम ये मानते हैं तो हम हमारी बात आप ये माने, तो इस तरह से भी चीजें थोड़ी सी डिसिप्लिन में आ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारी ये हेल्पलाइन है, प्लीज एवरीवन, रिक्वेस्ट है सबसे कि इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा हेल्पलाइन नंबर पहचान का, इसके अंदर हम लोग इस तरह की मदर्स के साथ काउंसलिंग सर्विसेज हैं, बच्चों के साथ काउंसलिंग सर्विसेज हैं, फैमिली के साथ है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। एनीवन जो भी हमारे साथ अपॉइंटमेंट सेट करता है, कोई अपने बच्चे के लिए गाइडेंस लेनी, क्योंकि ये हमारा एक मुख्तसर सेशन था, इसके अंदर हम गाइडेंस और सजेशंस
और थोड़ी सी टिप्स आपको बता सकते हैं, बट हम उस तरह से काउंसलिंग प्रोफेशनल नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जब हम प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात करते हैं उसके अंदर हम एक प्रॉपर थेराप्यूटिक इंटरवेंशन को लेके चलते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प देंगे। हमारे पास जितनी साइकोलॉजिस्ट की टीम है, इवन 5 शहरों के अंदर, लाहौर है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, हर जगह पर जो है उसमें आप लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है वो फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। बच्चों के कई मसाइल होते हैं, जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन की डिमांड करते हैं। आजकल के बच्चे अगर ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी हम सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं बच्चों को। बच्चे पढ़ने की तरफ उनका गोल सेट नहीं है और उनको स्टडी डिफिकल्टीज हैं, उनको बिहेवियरल इश्यूज हैं, मैनेजमेंट नहीं हो रहा, बच्चों की स्लीपलेसनेस है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन है, या इसके अलावा अगर बच्चों को कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है। बड़े बच्चे, टीनेजर बच्चे हैं, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या इस तरह के कोई मसाइल हैं, उनके लिए अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, हेल्प, गाइडेंस की जरूरत है तो आप इस नंबर पे बिना किसी भी झिझक के कॉल कर सकते हैं। दिस इज सो मच कॉन्फिडेंशियल। इसमें किसी का नाम, आइडेंटिटी, एवरीथिंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। हम एथिक्स को टोटल फॉलो करते हैं और इट्स टोटली कॉन्फिडेंशियल, और कॉल्स उस तरह से कोई नहीं हो सकती। लाइक प्रॉपर एक सिस्टम है पहचान का जिसके अंदर सब कुछ सेफ होगा। तो इसलिए कोई आप शेयर भी कर सकते हैं अगर लोगों को किसी भी तरह से हेल्प की जरूरत हो। थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से खुदा हाफिज।